हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर यानी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो चैप्टर भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से समझाने की। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की फ्री में आपको तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम कोई नई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर यानी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये रहे टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे किशोरावस्था एवं यौवनारंभ यानी एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों चेंजेस एट प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों गौण लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका यानी रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में जो हार्मोन्स है वो कौन सा अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों मानव में जनन काल की अवधि यानी रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस कितना होता है। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड यानी संतति का लिंग कैसे निर्धारित होता है, किस प्रकार निर्धारित होता है, यानी बॉय होगा या गर्ल होगा रिप्रोडक्शन के बाद वो किस प्रकार पता चलेगा, इसके बारे में भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों लिंग हार्मोन के अलावा अन्य हार्मोन यानी कुछ सेक्स हार्मोन्स के अलावा और भी हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स यानी कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान रहता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं और फ्रॉग्स होते हैं उनके लाइफ साइकिल में भी हार्मोन्स का योगदान होता है, क्या योगदान होता है इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों जननात्मक स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं और हेल्थी कैसे रह सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एडोलेसेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा जो टॉपिक जितने भी दिए हुए हैं इनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो है किशोरावस्था एवं यौवनारंभ यानी एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity is called adolescence यानी जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है यानी कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है। तो एक जीवन काल का एक ऐसा पीरियड होता है दोस्तों, एक ऐसी अवधि होती है जब शरीर में परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऐसे परिवर्तन होते हैं वो जिनसे जनन परिपक्वता आती है यानी कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है। ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या होती है दोस्तों, जब आप वीडियो को आगे देखते चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या होती है। और इसी अवस्था को, इसी पीरियड ऑफ लाइफ को दोस्तों हम किशोरावस्था और इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। और बात करें दोस्तों ये कब से कब तक की होती है। दोस्तों, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या फिर 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यानी एज एज कितने दोस्तों इसकी 11 से लगभग 18 या 19 साल की जो एज होती है ये किशोरावस्था कहलाती है। और दोस्तों, जो 11 से 19 वर्ष तक की एज है, जैसे यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इसमें टीन एज आती है। इसीलिए जो एडोलेसेंट्स होते हैं उन्हें हम टीनेजर्स भी कहते हैं। तो एडोलेसेंस कौन सी अवस्था है दोस्तों, वह पीरियड जिसमें जो किशोर हैं उसमें क्या है परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है यानी कि जनन परिपक्वता आती है। तो इसी काल को, इसी अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। और ये 11 वर्ष से शुरू हो जाती है और लगभग 18-19 वर्ष तक की होती है। और जो किशोर होते हैं इस अवस्था के, इस एज के, उन्हें हम टीनेजर्स भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों किशोरावस्था के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ किसे कहते हैं। इट इज़ द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस during which an adolescent reaches sexual maturity and becomes capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. यानी दोस्तों यौवनारंभ क्या है, किशोरावस्था की अवधि जिसके दौरान एक किशोर यौन परिपक्वता तक पहुंचता है
और प्रजनन के लिए सक्षम हो जाता है। किशोरावस्था की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। यानी दोस्तों एडोलोसेंस में ही एक ऐसी अवधि होती है एडोलोसेंस की, जब जो किशोर होता है वो यौन परिपक्वता यानी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उस तक पहुंच जाता है। उसका जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है उसको गेन कर लेता है, सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है और कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के, यानी जनन के सक्षम हो जाता है, प्रजनन वो सक्षम हो जाता है, अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस पीरियड को, इस अवस्था को, इस अवधि को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, यानी कि यौवनारंभ कहते हैं। तो दोस्तों ये एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में था। अब दोस्तों प्यूबर्टी के टाइम कुछ शरीर में चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि यौवनारंभ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं या कौन कौन से जो मतलब परिवर्तन है वो आते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों इंक्रीज इन हाइट यानी लंबाई में वृद्धि। दोस्तों यौवनारंभ में क्या होता है, जो किशोर होते हैं उनकी हाइट में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लंबाई में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। और लंबाई में वृद्धि क्यों होती है? बाय द ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, यानी जो हाथ और पैर की लंबी हड्डियां होती हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनमें क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होती है, जिसके कारण पूरे शरीर की वृद्धि होती है। और दोस्तों जो ये वृद्धि है लड़कों में शुरू में क्या है दोस्तों, वो कम होती है, यानी लड़कियां हैं जो वो लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती है। गर्ल्स में जो मतलब वृद्धि होती है, लंबाई में हाइट है वो तेजी से ग्रो करती है, लेकिन जब 18 साल की उम्र तक दोनों पहुंच जाते हैं तो दोनों अपनी जो अधिकतम ऊंचाई है, मैक्सिमम हाइट है, उसको गेन कर लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। तो हाइट के बारे में दोस्तों आपको पता चल गया। सबसे पहला चेंज है हाइट में चेंज आना। क्यों चेंज आता है? क्योंकि जो हमारे हाथ और जो पैर की लंबी हड्डियां होती हैं वो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, उनमें इंक्रीमेंट होता है, जिसके कारण जो पूरा शरीर है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। और लड़कियों में स्टार्टिंग में जो वृद्धि है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं लड़के और लड़कियां तो वो अपनी जो अधिकतम ऊंचाई है उसे प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों चेंज इन शेप, चेंज इन बॉडी शेप, यानी शारीरिक आकृति में परिवर्तन। बॉयज डेवलप ब्रॉडर शोल्डर्स, वाइडर चेस्ट एंड प्रोमिनेंट मसल्स। दोस्तों लड़कों में क्या होता है, कंधे चौड़े होने लगते हैं, छाती चौड़ी होने लगती है, और जो मांसपेशियां हैं, उभरी हुई मांसपेशियां वो भी विकसित होने लग जाती है। और गर्ल्स में बात करें दोस्तों, इन गर्ल्स द रीजन बिलो वेस्ट बिकम्स वाइडर, यानी जो कमर का निचला भाग है वो चौड़ा हो जाता है। तो ये बॉयज और गर्ल्स में चेंजेस आते हैं बॉडी शेप में। उसके बाद है दोस्तों चेंज इन वॉइस, यानी वॉइस चेंज, स्वर में परिवर्तन। तो स्वर में कैसा परिवर्तन आता है? एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। जनरली इन गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस वेर एज बॉयज हैव ए डीप वॉइस। यानी दोस्तों क्या मतलब है, वॉइस में भी परिवर्तन आता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जो भी किशोर होते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉयज हो। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ बॉयज होते हैं उनके गले में एक बाहर की तरफ उभरा हुआ कुछ भाग दिखाई देता है जिसे हम स्वर यंत्र या लैरिक्स कहते हैं। तो यौवनारंभ में जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिक्स है, उसमें भी वृद्धि होती है, वो भी ग्रो करता है। कुछ लड़कों में ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस जो उभरे हुए भाग को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, और हिंदी में इसे दोस्तों कंठमनी भी कहते हैं। तो जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम एडम्स एप्पल और हिंदी में कंठमनी कहते हैं। दोस्तों अगर जनरली देखा जाता है, जो लड़कियों का स्वर होता है वो उच्च तारतम वाला होता है, यानी हाई पिच वाला होता है, बिल्कुल तीखी आवाज़ होती है। जैसे अगर आप एक सीटी बजाते हो तो उसकी आवाज़ तीखी होती है, लेकिन अगर आप ड्रम बजाते हो तो उसकी थोड़ी आवाज़ क्या है दोस्तों, भारी होती है। तो लड़कियों की आवाज़ दोस्तों हाई पिच वाली होती है, तीखी आवाज़ होती है, लेकिन जो लड़कों का स्वर है वो गहरा होता है, डीप होता है, जैसे कि एक ड्रम की आवाज़ होती है। तो ये वॉइस में चेंज आते हैं। उसके बाद है दोस्तों इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सीवेशियस ग्लैंड्स, यानी स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। जो स्वेट एंड सेबाशियस ग्लैंड्स होती हैं उनकी क्रियाशीलता में, एक्टिविटी में वृद्धि होती है। दोस्तों प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, द सिक्रीशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड स्पीशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेज। जो स्वेद एवं तैल ग्रंथियां हैं इनका स्त्राव बढ़ जाता है, इनका जो मतलब सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे जो यंग पीपल होते हैं उनके चेहरे पर एक्ने एंड पिंपल्स, यानी फुंसियाँ और मुहांसे आदि हो जाते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पहले आ चुका है कि जो चेहरे पर फुंसियाँ होती हैं, मुहांसे होते हैं, यानी एक्ने एंड पिंपल्स होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट
एंड स्वेसिस ग्लैंड्स, यानी जो स्वेद और तैल ग्रंथियां होती हैं, इनकी क्रियाशीलता में वृद्धि के कारण फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यानी जनन अंगों का विकास। दोस्तों प्यूबर्टी के टाइम क्या है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, उनमें क्या है डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे मेल में क्या है दोस्तों, टेस्टिस हो गया और पेनिस, ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। और जो टेस्टिस है दोस्तों वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और फीमेल में दोस्तों गर्ल्स में जो ओवरीज है वो बड़ी हो जाती है, उनका साइज है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और एग्स भी है जो वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो अंड अंडाणु होते हैं वो भी परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों जो ओवरीज हैं वो जो मैच्योर एग्स हैं उनको रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। तो जो जनन अंग होते हैं दोस्तों उनमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट होना हो जाती है। उसके बाद है दोस्तों पॉइंट 6 है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। जो एडोलोसेंट्स होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, पहले के मुकाबले अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हैं, इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं और सेल्फ कॉन्शियस यानी कि सचेत हो जाते हैं। और दोस्तों उनका जो सोचने का ढंग है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है इस अवस्था में, किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में सोचने के ढंग में भी परिवर्तन आता है और वो अपने आप को पहले की मुकाबले स्वतंत्र मानने लग जाते हैं और अपने प्रति सचेत हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। और वे जो सोचने विचारने में एक बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, समय लेते हैं। और इस टाइम दोस्तों जो ये अवधि होती है किशोरावस्था वाली, इसमें जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ब्रेन की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मस्तिष्क की जो सीखने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस एज में कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं आपको सीखना चाहिए। तो ये तो दोस्तों जो कुछ चेंजेस हैं वो प्यूबर्टी के टाइम आते हैं। अब दोस्तों एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी गौण लैंगिक लक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि गौण लैंगिक लक्षण हम किन्हें कहते हैं। द कैरेक्टर्स which develop during adolescence and help us to distinguish between male from female are known as secondary sexual characters, यानी दोस्तों ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के दौरान विकसित होते हैं और पुरुष और महिला के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, गौण लैंगिक लक्षण के रूप में जाने जाते हैं। यानी दोस्तों कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम जो मेल और फीमेल है उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें अंतर कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। उन्हीं लक्षणों को हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब ये कैसे लक्षण होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट बिगिंस टू डेवलप एट प्यूबर्टी, गर्ल्स में दोस्तों जो स्तन है उनका विकास होने लगता है। और बॉयज में जो फेशियल एयर है यानी चेहरे पर बाल उगने लग जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। और लड़कों के दोस्तों सीने पे जो चेस्ट है वहाँ पे भी हेयर ग्रो हो जाते हैं। और लड़कों और लड़के दोनों में ही क्या होता है दोस्तों, जो अंडर द आर्म्स और प्यूबिक रीजन पे भी क्या है दोस्तों हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं जिनसे मतलब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम मेल और फीमेल का जो डिस्टिंक्यूशन उनके बीच में अंतर कर सकते हैं। अब दोस्तों एक टर्म आती है हार्मोन्स, ये जो भी अब तक आपने पढ़ा जो चेंजेस वगैरह आते हैं वो हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये दोस्तों केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोस्तों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी जो तंत्र है, ग्रंथियां हैं, उनके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, उनके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंट आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, तो जितने भी चेंजेस, जितने भी परिवर्तन जो कि एडोलेसेंस एज में यानी कि किशोरावस्था में आते हैं वो सभी हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। दोस्तों दो हार्मोन आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मेल हार्मोन, एक है फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन दोस्तों टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वृषण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा जो फीमेल हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है, वो अंडाशय यानी ओवरी से रिलीज होता है और उसका नाम क्या है दोस्तों, एस्ट्रोजन। तो दोनों हार्मोन आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं दो हार्मोन्स के कारण मेल में और फीमेल में चेंजेस आते हैं। लेकिन दोस्तों जो दोनों हार्मोन है इनको भी आगे कंट्रोल किया जाता है एक हार्मोन के द्वारा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जो कि इन दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वो हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब सिक्रेट करती है। उन और भी ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम आगे डिस्कस अभी करने वाले हैं। लेकिन पहले पढ़ते हैं कि जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या है, मेल में और फीमेल में क्या है चेंजेस लाते हैं। और इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से समझेंगे।
हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड ओवरीज रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। यानी दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स होता है। वो क्या करता है, जो मेल में टेस्टिस यानी कि वृषण और फीमेल में दोस्तों जो क्या होता है अंडाणु, उसमें से यानी ओवरी है उसमें से अंडाशय में से क्या है दोस्तों उनको स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करें, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन को रिलीज करें। यानी जो पीयूष ग्रंथि है दोस्तों इसमें से एक हार्मोन रिलीज हुआ, वो हार्मोन क्या करेगा, जो टेस्टिस को और ओवरीज को टेस्टिस को और ओवरीज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है और ओवरीज है जो वो एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर ये दोस्तों जो हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम्स में रुधिर प्रवाह में क्या होते हैं, चले जाते हैं और वहाँ पे मतलब क्या करते हैं, शरीर के जो अलग अलग भाग है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, जहाँ पे उनको पहुँचना होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जहाँ भी उन्हें पहुँचना होता है उन पार्ट्स को दोस्तों हम टारगेट साइट कहते हैं। उस स्थल को, उस जो बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, टारगेट साइट यानी कि लक्ष्य स्थल कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन रिलीज हुआ, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को क्या किया, सीक्रेट करवाया किसकी किससे, टेस्टिस से और ओवरीज से। उसके बाद जो ये हार्मोन रिलीज हुए दोस्तों ये रुधिर प्रवाह में ब्लड स्ट्रीम में चले गए और जहाँ पे इन्हें पहुँचना था हमारे बॉडी पार्ट्स में वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे पहुँच के दोस्तों जो भी चेंजेस आते हैं उनको वो उद्दीपित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जैसे बॉयज़ में आपने अभी पढ़ा दाढ़ी मूंछ वगैरह आना, और जो गर्ल्स हैं उनमें स्तनों का विकास वगैरह, जितने भी चेंजेस आपने पढ़े तो ये चेंजेस को फिर वो स्टिमुलेट करते हैं। तो ये था दोस्तों कि किस प्रकार जो हार्मोन्स हैं वो जनन प्रक्रिया में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ जो अब हम पढ़ेंगे कि मानव में जो जनन काल की अवधि है वो कितनी होती है, यानी रिप्रोडक्टिव जो फेस है लाइफ में, लाइफ है जो ह्यूमन में वो कितनी होती है, रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। तो दोस्तों जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है वो मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। मेल में जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो ज़्यादा होता है फीमेल के मुकाबले। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि जो एडोलेसेंट्स हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। और जो उनके गैमेट्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस ओवरीज है, ये गैमेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। टेस्टिस मेल गैमेट स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ओवरीज फीमेल गैमेट जो मतलब अंडाणु होते हैं, ओवम होते हैं, उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन दोस्तों जो ये रिप्रोडक्टिव फेस होता है ये स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। कब, 10 से 12 साल के एज में स्टार्ट हो जाता है लड़कियों में। और कब तक रहता है, ये 45 से 50 वर्ष तक रहता है। लेकिन उसमें बॉयज़ में बात करें, मेल्स में बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है, इनके मुकाबले गर्ल्स के मुकाबले फीमेल के मुकाबले थोड़ा लंबा टाइम होता है। अब दोस्तों जब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या है, जो ओवम है वो मैच्योर होता है। ओवम है वो मैच्योर होता है कब, 28 से 30 दिनों के बीच में, मतलब हर 28 से 30 दिन के बाद एक ओवम मैच्योर होता है किसी भी एक ओवरीज में। और उस ओवरी में से जो भी ओवम है, अंडाणु है, वो क्या करता है, ओविडक्ट में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, ओविडक्ट में चला जाता है। और वहाँ से जो यूट्रस होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जो यूट्रस होता है वहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ से दोस्तों यूट्रस में चला गया। और जब जो ये ओवरी से दोस्तों जो ओवम रिलीज हुआ, जब ये यूट्रस में आता है तो यूट्रस की जो लाइन मतलब दीवार होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है। यूट्रस की जो लाइनिंग है दोस्तों वो थिक हो जाती है। और क्या होता है, अगर इस ओवम को दोस्तों यहाँ पे स्पर्म मिल जाता है, स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि निषेचन हो जाता है। और आपको पता है निषेचन के बाद जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और फिर ये डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाता है और रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है और बेबी बन जाता है। जो मतलब कि प्रोसेस से गुजरने के बाद जायगोट से क्या बनता है दोस्तों आपने पढ़ा था, फिर गर्भ, फिर फीटस, फीटस से फिर दोस्तों ये बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि डेवलप हो जाता है। लेकिन दोस्तों हर बार नहीं, जरूरी नहीं है कि इस ओवम को क्या मिले, स्पर्म मिले। तो जब ओवम को स्पर्म नहीं मिलता तो जो ओवम है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है। कैसा हो जाता, उसको स्पर्म नहीं मिलता तो फर्टिलाइज नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है और जो थिकनेस लाइनिंग थी यूट्रस की वो ब्लड वेजल के साथ क्या दोस्तों बह जाती है, यानी कि बाहर आ जाती है। तो वेगिना के थ्रू मतलब बाहर आ जाती है और ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में। इस ब्लीडिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और अगर इसको हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसे हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, फिर रजोधर्म कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, अभी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जो
अंडाशय होते हैं उनमें क्या है, लगभग 28 से 30 दिनों में इसमें क्या होता है, एक अंडाणु परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, और वो अंडाशय के द्वारा निर्मोचित हो जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और कहाँ आ जाता है, यूट्रस में। और यूट्रस की दीवार भी दोस्तों इस टाइम क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अंडाणु का अगर निषेचन हो जाता है फिर तो युग्मनज बन जाता है, और जो गर्भाशय है, यूट्रस है, वो इस युग्मनज को, जायगोट को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और बाद में गर्भधारण होता है, और बेबी में वो डेवलप हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इसका निषेचन नहीं हो पाता, जो अंडाणु है, ओवम है, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ये अनफर्टिलाइज एग होता है, अंडाणु होता है, और जो गर्भाशय का मोटा स्तर है वो ब्लड वेजल के साथ, रुधिर वाहिकाओं के साथ निस्तारित हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, रक्तस्राव यानी कि ऋतुस्राव कहते हैं, या फिर रजोधर्म कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो मेंस्ट्रुएशन होती है या फिर ऋतुस्राव होता है, जो सबसे पहला ऋतुस्राव होता है वो कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम होता है, यौवनारंभ में होता है। और इस पहले ऋतुस्राव को, इस पहले जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, इसे हम क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं, यानी कि रजोदर्शन कहते हैं, फर्स्ट वाले को। और जो सबसे लास्ट वाला होता है, जब 45 से 50 वर्ष की आयु में जो सबसे लास्ट वाला होता है, जब ऋतुस्राव होना रुक जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, और इंग्लिश में मेनोपॉज और हिंदी में से रजो निवृत्ति कहते हैं। तो फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, मिनार्की यानी रजोदर्शन, और लास्ट वाले को क्या कहते हैं, मेनोपॉज यानी कि रजो निवृत्ति। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, कैसे पता चलता है दोस्तों कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी बॉय होगा या गर्ल होगा। तो दोस्तों इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, इसका संदेश है, कहाँ पे छिपा होता है। जब आपने पढ़ा दोस्तों कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, और उस जायगोट में ही ये बात छिपी होती है कि जो मतलब बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। और उस जायगोट में जो जायगोट बनता है दोस्तों, उसमें भी क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स। तो उन क्रोमोजोम्स में आपने 8th चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें जीन्स भी होते हैं। तो उन क्रोमोजोम्स में ही छिपा होता है एक संदेश, उन्हीं से मिलता है कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। दोस्तों जो मानव है, सभी मानवों में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। यानी 23 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, और पेयर में हम कितने कहते हैं, 23, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इन 23 में से दोस्तों जो एक पेयर होता है, यानी जो 2 गुणसूत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, लिंग सूत्र होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, जिनमें से एक्स और एक वाई होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में सिर्फ 2 एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, लेकिन मेल में एक एक्स और एक वाई, 2 क्रोमोजोम्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई, एक एक्स गुणसूत्र होता है, एक वाई मेल में। लेकिन फीमेल में सिर्फ 2 जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक्स टाइप के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। अब दोस्तों 2 कंडीशन होगी, क्या होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। दोस्तों ये स्पर्म है, इसमें एक वाई होगा, एक एक्स होगा, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। अभी आपने पढ़ा कि मेल में 2 टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, या तो एक्स होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा, लेकिन फीमेल में दोनों कैसे होते हैं, होते हैं। अब अगर दोस्तों जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म, एक्स यानी कि जो एग होता है फीमेल का, उसमें तो एक्स ही होगा। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग के साथ, तो जो बेबी होगा वो किस में डेवलप होगा, गर्ल में डेवलप होगा। लेकिन दोस्तों अगर वाई टाइप का क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज होता है, तो वाई टाइप का क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइज होता है एग के साथ, तो एक्स वाई यानी एक्स वाई क्रोमोसोम का जो पेयर बनेगा, तो उस टाइम जो बेबी बनेगा वो किस में ग्रो होगा, बॉय में ग्रो होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो मेल होता है उसमें 2 टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स और एक वाई, लेकिन फीमेल में दोनों क्या होते हैं, एक्स होते हैं। अब स्पर्म में दोस्तों 2 टाइप के हो गए, या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई। अगर एक्स वाला क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर जाता है तो गर्ल बेबी मतलब प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। लेकिन अगर वाई काइंड वाला जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर जाता है एग के साथ, तो बॉय यानी कि जो बॉय बेबी है वो पैदा होता है, वो उसको जन्म होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यही था दोस्तों कि किस प्रकार किसी भी जो बेबी है उसका जो लिंग है वो किस प्रकार डिटरमाइन किया जाता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा, टेस्टिस
जो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन। उसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं। हमने दोस्तों टेस्टिस ओवरीज के बारे में पढ़ लिया, और हमने दोस्तों पिट्यूटरी के बारे में भी पढ़ा। पिट्यूटरी के बारे में एक बार हम और दोबारा पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों थायराइड और पैंक्रियाज, एड्रिनल, ये भी दोस्तों कुछ ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ए पी साइज्ड ग्लैंड सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। दोस्तों ये ब्रेन, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और एक मटर के आकार की ग्रंथि होती है। इट सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है। दोस्तों इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर बॉडी ग्रो, और इस हार्मोन की जरूरत किस लिए होती है? शरीर के उचित विकास के लिए। शरीर का जो, अगर उसको एक प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है, शरीर के एक प्रॉपर उसका क्या करना है, ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए जो ये वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये है हमारी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन के बिल्कुल बेस में ये होती है, और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, आपको याद रखना है। इससे दोस्तों अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं कि हार्मोन से आपका क्या है क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है दोस्तों थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों इट इज लोकेटेड क्लोज टू ट्रैकिया इन द नेक। गर्दन में दोस्तों जो ट्रैकिया होता है, श्वास नली होती है, उसके पास ये स्थित होती है, और ये भी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी चयापचय, इसको विनियमित करने के लिए दोस्तों जो ये हार्मोन है इसकी आवश्यकता होती है, इसकी ज़रूरत होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आपका आगे भी आएगा जब आप जो टेडपोल है, फ्रॉग है, उसके बारे में पढ़ोगे कि उसमें थायरोक्सिन का क्या रोल होता है, वहाँ पे भी ये आएगा। एक बात और आपको याद रखनी है दोस्तों, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों? थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो बहुत ही कम रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से, और अगर थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन कम रिलीज होगा तो इससे एक बीमारी होती है, इससे एक रोग होता है जिसका नाम है दोस्तों घेंगा, या इसको हम क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं। आपने देखा होगा घेंगा रोग है दोस्तों। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है? ट्रैकिया में। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो थायराइड ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि ये रही दोस्तों, सॉरी थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है। तो जो घेंगा रोग है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा जो गला है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, यहाँ पे गला है जो वो स्वेल कर जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, उसे गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं। अब आपको याद रखना है थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन क्या है? मेटाबॉलिज्म को क्या है? कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। और दोस्तों आयोडीन की कमी हो गई अगर शरीर में तो थायरोक्सिन हार्मोन में कमी हो जाएगी, और थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो गई तो जो यहाँ पे कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा यानी कि गोइटर रोग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड, यानी एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड, देयर आर टू एड्रीनल ग्लैंड्स लोकेटेड, वन ऑन अपर पार्ट ऑफ ईच किडनी। दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो एड्रीनल ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर में, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये रही दोस्तों, एक ये जो किडनी का अपर पार्ट होता है वहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये है दोस्तों पेंक्रियाज यानी कि आग्नश्य। तो ये दोनों आपने यहाँ पे देख ली। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है। तो दो एड्रीनल ग्लैंड होती है दोस्तों, किडनी के ऊपरी भाग में ये होती है। और एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस। यानी दोस्तों जो एड्रीनल ग्रंथि होती है ये ऐसे हार्मोन को स्रावित करती है, ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि किसकी मात्रा को संतुलित करता है? साल्ट, साल्ट का बैलेंस सही रखता है, यानी जो नमक की मात्रा है उसे सही रखते हैं। और एड्रीनल है, जो एड्रीनल ग्लैंड है दोस्तों, ये हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन नामक एक हार्मोन है, उसको ये रिलीज करती है। जो ये हार्मोन है दोस्तों क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के सृजन का कार्य करता है, यानी इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री एंड एम्ब्रेस्ड और वरिड। यानी दोस्तों जब आप चिंतित होते हो, किसी आपको गुस्सा आता है या किसी भी प्रकार से आप चिंतित होते हो, तो उस टाइम आपका जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसको कंट्रोल करने में, उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, उसमें आपकी हेल्प करता है कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन। और ये हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है? एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों इंसुलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हिंदी में दोस्तों इसे आग्नश्य कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंसुलिन कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स। जो इंसुलिन इंसुलिन ग्रंथि है दोस्तों,
यहाँ पे दोस्तों पैंक्रियाज आएगा, यहाँ पे मैंने इंसुलिन रख दिया। इंसुलिन तो हार्मोन है और ग्रंथि का नाम है दोस्तों पैंक्रियाज। क्या है यहाँ पे? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो ग्रंथि है, आग्नेय को पैंक्रियाज कहते हैं, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन। पैंक्रियाज है दोस्तों, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन। और एक और हार्मोन है जो ये रिलीज करती है, उसका नाम है ग्लूकागन। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए दोस्तों इंसुलिन है, लेकिन आप इसे भी याद कर सकते हैं ग्लूकागन को। तो पैंक्रियाज है दोस्तों, वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। और इसका काम क्या है? जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर का जो स्तर है, उसे बनाए रखने में ये हमारी हेल्प करता है। और इंसुलिन की कमी से दोस्तों एक रोग होता है जिसका नाम है डायबिटीज़। आपको पता है बहुत ही कॉमन हो गया आज के टाइम में डायबिटीज़, मधुमेह इसको हिंदी में कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ होती है। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी दोस्तों मैंने आपको ग्रंथियाँ बताई और हार्मोन बताए, आपको याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, और जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और आयोडीन की कमी से दोस्तों थायरोक्सिन कम हो जाता है, जिससे एक रोग होता है गेंगा यानी कि गोइटर, आपको याद रखना है। एड्रीनल ग्लैंड है दोस्तों, ये एड्रीनलिन नामक हार्मोन रिलीज करती है, जो कि आपको पता है क्रोध, चिंता या कोई भी स्ट्रेस वाली कोई कंडीशन हो जाती है वहाँ पे, उसको एडजस्ट करने में आपकी हेल्प करती है। इंसुलिन, पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज होती है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये सभी जितने भी हार्मोन थे आपको अच्छे से याद रखने, इनसे क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। अब दोस्तों जो थायराइड और एड्रेनल है, secretes their hormone when they receive orders from the pituitary through hormones. Pituitary also secrete growth hormones which is necessary for the normal growth of a person. यानी दोस्तों जो थायराइड और एड्रेनल ग्रंथि है, वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त देश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्त्रावण करती है। यानी दोस्तों जो थायराइड होगी और एड्रेनल ग्लैंड है, वो अपने आप ही हार्मोन रिलीज नहीं करती, उसको जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक संदेश देती है, एक हार्मोन रिलीज करके ये इसको संदेश देती है, मैसेज देती है कि हार्मोन रिलीज करो, तभी ये हार्मोन रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही मेन होते हैं दोस्तों, क्योंकि टेस्टिस और ओवरी को भी यही कंट्रोल करती है, यही स्टिमुलेट करती है हार्मोन रिलीज करने के लिए, और थायराइड और एड्रेनल को भी यही स्टिमुलेट करती है हार्मोन को रिलीज करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में उसका जो निचला भाग होता है, ब्रेन का आधार होता है, वहाँ पे सिचुएटेड होती है। तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान, रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो दोस्तों आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फ्रॉग्स के बारे में। एग्स होते हैं फ्रॉग्स के, उससे लार्वा बनता है, लार्वा से टेडपोल बनता है, और टेडपोल से फिर एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो इसका एक चक्कर होता है, और यही चक्कर दोस्तों कैटरपिलर जो सिल्क मोथ होता है उसमें भी होता है। कैटरपिलर को भी एडल्ट मोथ बनने के लिए बहुत सारी जो स्टेजेस है उससे गुजरना पड़ता है। और आपने ये भी पढ़ा था दोस्तों कि लार्वा से एडल्ट बनने की जो ये प्रोसेस होती है, जो भी ये चक्कर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण कहते हैं। ये भी आपको याद में रखना है। अब दोस्तों जो मेटामॉर्फोसिस है, जो कि इंसेक्ट में होता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा। यानी लार्वा से जब क्या बनते हैं? एडल्ट बनते हैं इंसेक्ट, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? इंसेक्ट हार्मोन, कीट हार्मोन होते हैं उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर मेंढक में बात करें दोस्तों, तो मेंढक में जब लार्वा से एडल्ट मेंढक बनता है, तो इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कि थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, स्रावित होता है, सिक्रेट होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन आपको याद रखना है दोस्तों, यही जो हार्मोन है ये मेंढक को, मतलब लार्वा से जो टेडपोल, टेडपोल से फिर एडल्ट मेंढक बनता है, मेंढक का जो मेटामॉर्फोसिस है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगर थायरोक्सिन के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। अभी आपने पढ़ा दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन, अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन की भी, थायरोक्सिन का जो उत्पादन है उसमें भी कमी हो जाती है। तो इसलिए अगर थायरोक्सिन को मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित करना है, थायरोक्सिन ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है, अगर उससे थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाना है, तो आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए। उस वाटर में जहाँ पे भी जो मतलब एग्स पड़े हैं, टेडपोल है, वहाँ पे आयोडीन की प्रेजेंस होनी चाहिए, वहाँ पे आयोडीन होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो थायरोक्सिन ही दोस्तों क्या करता है? टेडपोल को एडल्ट बनाने में हेल्प करता है। तो जो टेडपोल है वो एडल्ट कभी बन नहीं पाएंगे, और वो टेडपोल में ही रह जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा बताता हूँ दोस्तों, जो बात करें अगर जो कीट होते हैं, रेशम कीट है, उनमें तो इंसेक्ट हार्मोन्स
क्या है मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मेंढक में जो मेटामॉर्फोसिस होती है यानी लार्वा से टेडपोल से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस है उसे थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है और थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए कंडीशन चाहिए होती है क्या? प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन की प्रेजेंस में ही थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और अगर आयोडीन नहीं होगा दोस्तों तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा दोस्तों तो जो टेडपोल है वो कभी भी वयस्क मेंढक में क्या है परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, यानी कि डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डेवलप होने के लिए इनको थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होने के लिए आयोडीन चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एक सिंपल सा पॉइंट है जननात्मक स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें तो दोस्तों क्या है? द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज ए इंडिविजुअल्स हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्थी एंड एवरी ह्यूमन बीइंग at any stage needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. तो इसमें तो दोस्तों यही है, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कोई भी अगर फिजिकली भी और मेंटली भी अगर ठीक है तभी हम उसे क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। और स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों आपको एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई रखना अपने आसपास की, अपने शरीर की, क्योंकि आपको पता है इस अवस्था में दोस्तों जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं जो वो क्या करती हैं? एक तैलीय पदार्थ है, हार्मोन्स का क्या करती है? रिलीज करती है, तो उनसे गंध आने लग जाती है। तो शरीर की सफाई करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाता है दोस्तों? संक्रमण हो जाता है, यानी इन्फेक्शन हो जाती है। तो सफाई करना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा शारीरिक व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से जो शरीर है दोस्तों वो बहुत ही मतलब सही रहता है, शरीर है जो चुस्त रहता है और स्वस्थ रहता है। उसके बाद दोस्तों एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है, नशीली दवाओं का सेवन करने से बचना। तो जो नशीली दवाएं हैं उनका सेवन करने से बचना चाहिए, इससे हमारी सेहत पे विपरीत जो है मतलब विपरीत इसका इफेक्ट पड़ता है, एक मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ता है, तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों खुशी और स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद कर देता है और इससे पैसा भी बर्बाद होता है। तो जितना हो सके नशीली दवाओं के सेवन से बचना चाहिए, एक अच्छा आहार खाना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए हमेशा, और हो सके तो खेल कूदना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। तो आपको एडोलेसेंस एज में इन सभी कामों को करना चाहिए ताकि एक आप अच्छा जीवन है उसे जी सकें। तो दोस्तों ये था चैप्टर के बारे में, थोड़ा है एक बार हम इसको जो पॉइंट पढ़े हैं एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा? किशोरावस्था क्या होती है? जो एज होती है जब चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो इसको हम टीन एज भी कहते हैं, क्योंकि ये 11 से 18 के आसपास की होती है। फिर हमने प्यूबर्टी यौवनारंभ के बारे में पढ़ा, इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं? हाइट में चेंज आता है और बॉडी शेप में चेंज आता है। इसके अलावा दोस्तों स्वर यानी कि वॉइस में चेंज आता है, और वॉइस के अलावा दोस्तों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनका क्या है? डेवलपमेंट होती है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियां जो स्वेट और सिवेशियस ग्लैंड्स होती है उनमें वृद्धि होती है, और जो मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक जो मैच्योरिटी है वो आ जाती है। उसके बाद हमने गौण लैंगिक लक्षण उसके बारे में पढ़ा, जिससे बॉय और गर्ल, मेल और फीमेल के बीच में हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो हार्मोन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को किस प्रकार इनिशिएट करते हैं। मानव में जनन काल की अवधि क्या होती है? फीमेल में बात की थी दोस्तों, जब प्यूबर्टी यौवनारंभ होता है वहाँ से तो जो जनन काल है वो स्टार्ट हो जाता है, और लगभग 45 से 50 आयु तक ये रहता है। इसमें कुछ हमने जो मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा और मेनोपॉज मिनार्की के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने दोस्तों क्या पढ़ा कि किस प्रकार जो संतति का लिंग निर्धारण होता है, यानी बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी होगा, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर दोस्तों हमने जो लिंग हार्मोन के अलावा अन्य हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीट और मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में इसका हार्मोन का क्या योगदान होता है कीट और मेंढक में, जिसके बारे में पढ़ा। फिर हमने जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।